So hello everyone, welcome to today's live lecture, and today we are going to study about. So if you are new here, let me introduce myself first. My name is Abdullah Momin and my qualification is MSc BA and I am teaching physics for the past 7 years. और यहाँ इस ग्रुप में हम डेली 2:30 PM को डेली लाइव लेक्चर होता है और हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये पढ़ेंगे। तो पहले वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेटमेंट क्या है, तो जो भी वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी पे आप जो भी वर्क डन करते हो, तो जितना भी वर्क डन करोगे इफ इट इज बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो आई होप तुमको पता होगा कंजर्वेटिव फोर्स मतलब द फोर्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ पे इंडिपेंडेंट रहती है, उसके थ्रू आप क्या करते हो, वर्क डन करते हो। तो जब वर्क डन करोगे तो वो जो भी वर्क डन करोगे उतने अमाउंट से क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो दैट इज योर वर्क डन और वर्क एनर्जी रिलेशन। नाउ कंसीडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m और ये मूव हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है u। अब जब आप इस पे एक फोर्स लग रही है, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं रेजिस्टिव फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो जब इस पे एक फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होते जाएगी, चेंज होते जाएगी। तो जो वेलोसिटी बाद में फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी मिल रही है दैट इज v। तो यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी और f क्या है, फोर्स। तो अगर ये बॉडी एक पॉइंट ए से मूव होती है पॉइंट बी तक और इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे कुछ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्सीलरेशन जो भी रहेगा दैट इज ए इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिकल इक्वेशन का। काइनेमेटिकल इक्वेशन में जो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन थी वो क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2af। अब यहाँ पे देखो बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है, मतलब वो जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो वेलोसिटी चेंज हुई है, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। तो इसका एक्सीलरेशन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट इस पे फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो हम एक्सीलरेशन लेंगे वो निगेटिव साइन के साथ लेंगे, सिंस एफ
and A are oppositely directed. F और A क्या है? अपोजिटली डायरेक्टेड है। गुड आफ्टरनून। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 माइनस ए एस, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का। अब क्या करते हैं हम, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं m/2 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय m/2 वी गेट, m/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू m/2 इज इक्वल टू -2as इंटू m/2। तो अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे m/2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा? वी स्क्वायर m/2 माइनस m/2 यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए और माइनस एम ए लिख लेते हैं इनटू एस। गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है? अब देखो इसको हम कैसे, ये जो फॉर्मूला है ये काइनेटिक एनर्जी का है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स और एक्सीलरेशन अपोजिटली डायरेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो मैं इसको एफ लिख लेता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है ये है आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर है ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और एफ इंटू एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये होता है वर्क डन। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन। तो यही है तुम्हारी स्टेटमेंट वर्क एनर्जी थ्योरम की, कि जो भी चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी में वो वर्क डन के इक्वल होता है। और इसको हम लिख सकते हैं सिंस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ हाइट h पे है, जब वो हाइट h पे है स्टेशनरी स्टेट में है तो इसके पास यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। फिर जैसे ही उसको यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले उसके पास जो हाइट है वो जीरो है, मतलब ये पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हुई है उससे क्या हुआ है? तो उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। ये पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी mgh है, ये पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और जो भी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, अगर सपोज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी 5 जूल, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, ये पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी थी जीरो, तो ये पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बता सकते हो क्या? काइनेटिक एनर्जी एट
upper point plus potential energy at upper point is equal to kinetic energy at lower point plus potential energy at lower point. 2.5. चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे अपर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, बट पोटेंशियल एनर्जी है 5 जूल। हमको क्या फाइंड आउट करना है? काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट। तो मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी एट लोअर पॉइंट। लोअर पॉइंट मतलब सबसे नीचे। हाइट यहाँ पे हम बोल रहे हैं 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। तो काइनेटिक एनर्जी एट लोअर पॉइंट कितना आया? 5 जूल। पोटेंशियल एनर्जी 5 से 0 हुई, कितना चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है 5 जूल, तो उतना ही चेंज होने वाला है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी भी किससे चेंज होगी? 5 जूल से ही चेंज होगी। अगर ये पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है, फिर ये पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो काइनेटिक कितनी होगी? 20। समझ में आ रहा है? जितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है उतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, इसका क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका वर्क डन हो रहा है। इस पे कुछ फोर्स एक्ट हुई और इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे वर्क डन हुआ। वो वर्क डन करने के लिए इसके पास जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर लिए, और वो वर्क डन जब किए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? इंक्रीज हो गई या चेंज हो गई। आई होप तुमको ये समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछू ब्रेकआउट में, न्यूमेरिकल टाइप रहेगा। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दूंगा, 2 मिनट में आपको सॉल्व करना रहेगा। सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। न्यूटन सेकंड लॉ। ओके फाइन। अभी आ रही है आवाज ना मेरी? हाँ देखो, हमको मोमेंटम चेंज करना है। इनिशियल मोमेंटम है 2300 टू 3000। तो इनिशियल मोमेंटम लिख लेंगे 2300 केजी मीटर पर सेकंड। फाइनल मोमेंटम है 3000 केजी मीटर पर सेकंड। इतना मोमेंटम चेंज करना है कितने टाइम में? 50 सेकंड में। तो कितनी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम क्या है? 3000 माइनस इनिशियल 2300 अपॉन 50। तो ये क्या हो जाएगा? 700 अपॉन 50। 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5। 5 का टेबल 14 तक पढ़ोगे तो 70 आ जाएगा। तो फोर्स कितनी चाहिए? 14 न्यूटन चाहिए। अगर आपको मोमेंटम चेंज करना है 23 केजी मीटर पर सेकंड से 3000 केजी पर मीटर सेकंड। गेटिंग इट? ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये फॉर्मूला हम न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से सिर्फ पवन कुमार का सही आया है और बाकी के स्टूडेंट्स का नहीं है आंसर सही। तो जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो क्या? कंजर्व का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है। फिजिक्स में कंजर्व को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो ना आप? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था?
एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, टोटल एनर्जी क्या मिलेगी, सेम। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन में ऑफ लीनियर मोमेंटम में वही बोल रहा है कि लीनियर मोमेंटम जो है पी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कब, इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो। अगर मेरे को एक बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है, इनिशियली इसका मोमेंटम है पी, ये पॉइंट पे इसका मोमेंटम चेंज हो गया P2 से। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv1। मोमेंटम चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुई। जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तभी मोमेंटम चेंज होगा ना, यही पढ़े है क्या। फोर्स अगर अप्लाई करूंगा तो मोमेंटम चेंज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स। बट इफ एफ इज जीरो, फोर्स अगर जीरो है, अगर मैं फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा हूं तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, फोर्स का फॉर्मूला जीरो। तो मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो मतलब नो चेंज इन मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रह जाएगा, रहेगा अगर फोर्स आप नहीं अप्लाई करते हो। समझ में आ रहा है क्या। देखो ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट लिख देते हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग एनी इंटरैक्शन। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ये एकदम अलग थलग सिस्टम है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो वो सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। और आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। गेटिंग इट। तो ये है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सिस्टम्स और फ्री बॉडी डायग्राम। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, हम यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने वाले हैं फोर्सेस की, कि वो सिस्टम में, एक सिस्टम है कुछ, उस पे कुछ फोर्सेस एक्ट हो रही है, तो डायग्राम के थ्रू हम इक्वेशन लिखेंगे फोर्स की। देखो यहाँ पे समझने के लिए ना क्या करते हैं, ये एक पुल्ली है, इसको आप रिजिड सपोर्ट से फिक्स किए हो, और ये पुल्ली के अराउंड एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे यहाँ पे एक मास लगा हुआ है,
ये है m1 और स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे यहाँ पे एक मास लगा हुआ है, ये है m2। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि m2 इज ग्रेटर देन m1। तो ये जो बॉडी है, मास m2 ज्यादा है, m1 कम है, तो m2 का मोशन कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड में होगा या अपवर्ड में? m2 ऊपर जाएगा। मास m2 इज हेवी, तो मास m2 मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हेवी है ना, m2 का मास ज्यादा है। अब ये मैं बोल देता हूँ 5 kg है, ये है 2 kg, तो कहाँ पे मूव होगा m2, ऊपर के नीचे? एंड मास m1 मूव्स इन, m1 कहाँ पे मूव होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। ये समझ में आ रहा है? देखो m2 पे जो फोर्स लग रही है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो m2 पे जो फोर्स लग रही है वो है m2g। हाँ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट हो रही है। m1 पे जो फोर्स लग रही है वो है m1 इंटू जी। ये फोर्स इसको ऊपर लेके जा रही है, ये फोर्स इसको नीचे लेके जा रही है। दो फोर्सेस है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये सिस्टम पे टोटल फोर्स जो है, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, टोटल फोर्स कहां पे लगने वाली है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली है, एफ। वो क्या रहेगा, m2g माइनस m1g। ये समझ में आ रहा है? नेट फोर्स दोनों का सब्ट्रैक्शन होने वाला है, बिकॉज बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। और हम बोल रहे हैं ये सिस्टम का जो टोटल मास है ना वो एफ है। टोटल मास कैपिटल एम है, और वो स्मॉल m1 प्लस m2 के इक्वल रहेगा क्या? यस और नो? टोटल मास 2 kg प्लस 5 kg 7 kg, तो उसको कैपिटल एम लिख लेते हैं। टोटल फोर्स m2g माइनस m1g। हमको एक्सीलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, एक्सीलरेशन, टोटल एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। टोटल फोर्स क्या थी, m2g माइनस m1g, और टोटल मास क्या था, m1 प्लस m2। ये g और ये g कॉमन निकल जाएगा, तो मैं बोलूँगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 into g, that is acceleration on this system। ये सिस्टम पे कितना एक्सीलरेशन एक्ट हो रहा है। अब इस पे जो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड में, इसमें वही एक्सीलरेशन अपवर्ड में रहेगा, राइट? तो टोटल एक्सीलरेशन ऑन द सिस्टम इज a is equal to m2 minus m1 divided by m1 plus m2 into g। समझ में आ रहा है?
अब यहाँ पे एक और चीज है, ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन भी एक्ट हो रहा है, और जो टेंशन यहाँ पे रहेगा सेम टेंशन यहाँ पे रहेगा। टेंशन का काम क्या होता है? पुल करना। तो ये जो ऊपर वाली फोर्स, ये जो ऊपर लेके जा रही है ना इसको फोर्स, ये फोर्स है टेंशन। मास m1 को ऊपर कौन लेके जा रहे हैं? टेंशन लेके जा रहे हैं। किसके लिए लिख रहे हैं? फॉर मास m1 द अपवर्ड फोर्स, the upward force is the force due to the tension, and downward force is mg। एक फोर्स इसको अपवर्ड में लेके जा रही है, एक फोर्स इसको डाउनवर्ड में लेके जा रही है। mg इस पे एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड में, और t इस पे एक्ट हो रहा है अपवर्ड में। ये टेंशन का मतलब होता है पुल करना। टेंशन का मतलब होता है पुल करना, और वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट होगा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स रहेगी, नेट फोर्स ऑन m1, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे m1 पे, मास m1 पे नेट फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये जो मास है इसको देखो, एक ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है और टेंशन ऊपर पुल कर रहा है। तो जो नेट फोर्स रहेगी वो किसकी डायरेक्शन में है? टेंशन की m1g की डायरेक्शन में। t माइनस m1g लिखोगे, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फोर्स की जगह एम ए लिख लेता हूँ, टी माइनस m1g, और ये मास की जगह m1 आएगा। तो माइनस m1g यहाँ पे आके प्लस वन m1, तो t इज इक्वल टू m1a प्लस m1g। तो t इज इक्वल टू m1a प्लस g। गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है क्या? तो ये ए की जगह पे ना मैं ए का फॉर्मूला पुट करूंगा। टी क्या हो गया? m1 a प्लस जी, और ए का फॉर्मूला क्या लिखना है? व्हाट इज ए? ए की जगह ए का फॉर्मूला पुट कर दो। नहीं, ए की जगह ये वाला फॉर्मूला, तो ये m1 हो जाएगा, ये m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस जी। ये g और g क्या आ जाएगा? कॉमन ले लोगे, तो m1 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 1 इंटू जी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा? m1 m2 माइनस m1 प्लस m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी रहेगा। और यहाँ से देखो, ये प्लस m1 ये माइनस m1 कैंसिल, m2 प्लस m2 2m2, और ये m1 यहाँ पे है। तो t का फॉर्मूला यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 into g। This is the tension acting on the bob m1।
ये टेंशन का फॉर्मूला आ गया, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही मेथड 2 है। मेथड 2 को हम क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी इक्वेशंस। M1 पे एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड में, एक फोर्स लग रही है अपवर्ड में। M2 पे एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड में, एक फोर्स लग रही है अपवर्ड में। तो फर्स्ट केस के लिए मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन? जो नेट फोर्स है T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, ये ऐसे ही लिखेंगे ना। सेकंड केस में क्या लिखोगे? M2A इज इक्वल टू M2G माइनस T। समझ में आ रहा है? ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो जब मैं ये दोनों को ऐड करूंगा, M1A प्लस M2A इज इक्वल टू T माइनस M1G प्लस M2G माइनस T1। प्लस T1 माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा। माइनस M1G को बाद में लिखूंगा, M2G माइनस M1G। ए कॉमन निकल जाएगा, M1 प्लस M2। तो ए कैन बी रिटन एज M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। ये जी और ये जी कॉमन निकाल लिया। ये समझ में आ रहा है? अब ये इक्वेशन 3 है, इसको क्या करते हैं? इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है? M2A इज इक्वल टू M2G माइनस T। M2A इज इक्वल टू M2G माइनस T, ये इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 3 क्या है? A इज इक्वल टू M2 माइनस M1, M1 प्लस M2, M2 माइनस M1, M1 प्लस M2 इंटू जी है। ये ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हमको क्या मिल जाएगा? M2 इंटू ए की जगह M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M2G माइनस टी। ये जो माइनस टी है इसको यहाँ पे ले आते हैं और ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे। तो T कैन बी रिटन एज M2G माइनस M2, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। गेटिंग इट? ये M2 और ये M2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो मैं M2 को कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया? 1 माइनस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो M1 प्लस M2 माइनस M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये प्लस M2 माइनस M2 कैंसल, ये M1 प्लस, एक मिनट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये माइनस साइन ना प्लस होगी और ये भी प्लस। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। क्या करते हैं हम, इसको यहाँ पे लेके आया, ये माइनस हो गया, इसको यहाँ पे लेके गए, ये प्लस हो गया। M2 कॉमन निकाले, यहाँ पे क्या बचेगा? कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ 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 हाँ, समझ गए समझ गए।
M2 को नहीं बाहर निकालना था। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे M2G रहेगा, यहाँ पे ये, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या आंसर आएगा? हाँ जी, थोड़ा सी प्रॉब्लम, वो भूल गए लिखने। देखो, अब इसको ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। M2G M1 प्लस M2, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, राइट, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे न्यूमरेटर में भी किससे मल्टीप्लाई कर दिए? M1 प्लस M2 से, और डिनोमिनेटर में भी किससे मल्टीप्लाई कर दिए? M1 प्लस M2 से। तो अब क्या हो जाएगा ये इक्वेशन? न्यूमरेटर में भी M2 प्लस M1 प्लस M2 से, डिनोमिनेटर में भी। तो डिनोमिनेटर कॉमन है तो न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। M2G M1 प्लस M2 माइनस M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इसको सॉल्व करेंगे हम, बट उससे पहले ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। थोड़ा सी ये लेंदी हो गया, इसको और इजी मेथड से कैसे कर सकते हैं? M2 और M2 कॉमन निकाल लेंगे। हाँ ठीक है, चलो ये थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, मैं इसको थोड़ा सी सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये फिर से करते हैं। हाँ सॉरी, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई। इसको क्या करते हैं हम, मैं फिर से बता देता हूँ तुमको करना क्या है। इजी है बहुत, थोड़ा सी गड़बड़ हो गई, M2 भी नहीं लिखे थे। यहाँ पे ये इक्वेशन समझे क्या? देखो, ये माइनस टी को यहाँ पे लेके गए, प्लस टी हो गया। M2, ये जो ब्रैकेट था M1 माइनस M2 माइनस M1, ये इसको यहाँ पे लेके गए तो माइनस में हो गया। ये इतना समझा? अब देखो, ये M2 और ये M2 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा? T इज इक्वल टू M2 बाहर आ गया। अब बचा क्या? G माइनस M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, राइट? ये समझा? अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे भी G है। एक और प्रॉब्लम है, देखो, ये एक इक्वेशन, ये है तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2, ये है तुम्हारी इक्वेशन नंबर 3, और ये इक्वेशन नंबर 3 को जब हम 2 में पुट कर रहे हैं, मतलब ए की जगह हम ये पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पे जी भी आएगा ना, तो यहाँ वाला जी लिख लेते हैं, तो यहाँ भी जी आएगा। अब कॉमन क्या है? अब कॉमन है M2G और M2G, तो ये M2G कॉमन निकालोगे। समझ में आ रहा है क्या कि अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? ये देखो, ए के फॉर्मूले में जी भी है ना, ये ए का फॉर्मूला कहाँ से आया है? ये इक्वेशन नंबर 3 से आया है। ये इक्वेशन देखो, जी है, तो ए को जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ए के इक्वेशन में जी भी है, तो ये पूरा आपका ए है और ये M2 है, तो M2A। तो यहाँ पे जी नहीं लिखे थे, फिर वो यहाँ पे जाएगा तो जी रहेगा।
अब देखो कॉमन M2G और M2G दोनों कॉमन है, बाहर निकाल लिए तो ये बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो अब आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए M1 प्लस M2 माइनस M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो जब हम ये ब्रैकेट है इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 माइनस होगा और M1 प्लस होगा। ये ब्रैकेट में था ना, माइनस साइन बाहर थी, मल्टीप्लाई किए तो M2 माइनस में हो गया और M1 प्लस में हो गया। M2 माइनस में, M1 प्लस में। तो यहाँ पे ये माइनस M2 प्लस M2 कैंसिल हो जाएगा, M1 और M1 2M1। तो M2G ब्रैकेट में हो जाएगा 2M1 अपॉन M1 प्लस M2। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। T इज इक्वल टू 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। आई होप तुम लोग को समझ में आया रहेगा कि एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। ये क्लियर है? थोड़ा सी मेरे से ही गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन में, बट देखो ये T का फॉर्मूला और ये A का फॉर्मूला सेम रहेगा। इससे पहले जो T और A का फॉर्मूला, इससे पहले भी A का फॉर्मूला वही आया है और T का फॉर्मूला वही आया है। इक्वेशन 1 लिखे, इक्वेशन 2 लिखे और वो दोनों को ऐड कर दिए। जब ऐड किए तो हमको क्या मिल गया? इक्वेशन 3 मिल गई। अब इक्वेशन 3 को कहाँ पे पुट कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिए, ये A की जगह पे। तो जब मैं A की जगह पे पुट किया, ये है इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 3, A की जगह पे ये पुट किया, तो ये M2 तो ऐसे ही रहेगा बट A की जगह पे ये पूरा आ जाएगा। फिर मैं माइनस टी को इक्वल साइन के यहाँ पे लेके आ गया, प्लस हो गया, और ये प्लस वाले टर्म को इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके गया, माइनस में हो गया। राइट? ये समझ रहे ना? तो ये साइन को, ये जो टर्म है इसको मैं इक्वल साइन के दूसरे साइड लेके गया, टी को मैं दूसरे साइड, तो टी यहाँ पे आके माइनस में जो था प्लस में हो गया, और ये टर्म जो प्लस में था यहाँ पे आके माइनस में हो गया। अब ये M2G और ये M2G कॉमन है तो मैं कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 1 माइनस ब्रैकेट में M2 माइनस M1 अपॉन M1। फिर जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये प्लस साइन की जगह माइनस हो जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो मैं ब्रैकेट ओपन किया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो ये M2 जो प्लस में था वो माइनस में हो गया और ये M1 जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का M1 प्लस M2 यहाँ पे आया और डिनोमिनेटर में भी M1 प्लस M2 आ गया। तो M2 और M2 प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो गया, 2M1 मिला, बाहर है M2G, तो ये हम लिख सकते हैं 2M1 M2, 2M1 M2। ये G को मैं साइड में रखता हूँ, ये साइड में है G, डिवीजन में है M1 प्लस M2, ये T की इक्वेशन है। गेटिंग इट? अभी समझ में आ रहा है क्या शिवम को? एक न्यूमेरिकल दूं क्या, करोगे सॉल्व? क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो गया है। होमवर्क दूं? होमवर्क देने के लिए चलो अभी सॉल्व करके बता दो ना। होमवर्क भी देंगे बट अभी भी सॉल्व करके बता दो एक। चलो ये सॉल्व करो 2 मिनट्स में। तो अगेन किसका जवाब आंसर सही था? अच्छा, शिवम का और सुयश का सही था। सोयश,
पवन का आंसर सही नहीं था। तो कैसे करोगे ये? देखो, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट। फोर्स कितनी है? 6 न्यूटन। मास कितना है बॉडी का? 1 kg। इनिशियली रेस्ट में है, मतलब हम बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है। द बॉडी अटेन्स अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, द टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। फिर बाद में बॉडी फाइनल वेलोसिटी कितना 30 मीटर पर सेकंड अटेन कर ली, तो कितना टाइम लगा वो फाइंड आउट करना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मतलब एम यू, m1 नहीं रहेगा क्योंकि मास चेंज नहीं होगा। एम यू माइनस एम वी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम। टाइम फाइंड आउट करना है ना, तो टाइम को यहाँ पे लेके जाते हैं, तो टी कैन बी रिटन एज एम वी माइनस एम यू अपॉन एफ। एम इंटू वी मतलब 1 × 30 माइनस 1 × 0 अपॉन 6। तो क्या हो जाएगा, ये 30/6 हो जाएगा। 30/6 मतलब 5 न्यूटन। तो जो, सॉरी टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉरी 5 सेकंड रहेगा, 5 न्यूटन नहीं। आज थोड़ा सी गड़बड़ ज्यादा हो रही है। तो टाइम क्या हो जाएगा, 5 सेकंड हो जाएगा। समझ में आया ये? एक और दूं न्यूमेरिकल? होमवर्क दे देता हूं, चलेगा कि सॉल्व करोगे? चलो एक मैं होमवर्क दे रहा हूं तुम लोग को, राइट। क्वेश्चन क्या है, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी। एक कांस्टेंट फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन की, वो बॉडी को अप्लाई कर रहे हैं और उसका मास कितना है, 20 kg। रिटार्डिंग फोर्स मतलब अपोजिंग फोर्स, वो उसको स्लो करने वाली है। मूविंग इनिशियली विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप द बॉडी। बॉडी को रोकने के लिए कितना टाइम लगेगा। सेम सेम चीज है। फोर्स दिया है 50 न्यूटन, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 15 मीटर पर सेकंड, मास दिया है 20 kg। रोकना है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 करना है, तो टाइम कितना लगेगा। सेम न्यूमेरिकल है ना, इससे ज्यादा तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और ये सॉल्व करो, होमवर्क रहेगा ये तुम्हारा। तो आज क्या क्या पढ़े, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े पहले। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़े कि जो भी वर्क डन करते हैं वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़े
कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं तो मोमेंटम कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। फिर उसके बाद क्या पढ़े, फ्री बॉडी डायग्राम देखे। फ्री बॉडी डायग्राम में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखना है वो देखे। दो मेथड था। हाँ पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, वही के लिए सब मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हाँ मैं स्क्रीनशॉट ही ले रहा हूँ सब, इस तुमको पीडीएफ बना के भेजता हूँ। चलो थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम लेक्चर।